हे मैं लिसनर्स, आ चुकी हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी और आर्यांश की अब रिंग एक्सचेंज करने की बारी आ चुकी थी। वहीं आर्यांश के फैमिली मेम्बर्स और आशी के फैमिली मेम्बर्स जो अब स्टेज पर चढ़ चुके थे। काव्या, मिले और सुरभि जी जो आशी के पास आती हैं और उसे हेल्प करते हुए चेयर से खड़ा करती हैं। वहीं आर्यांश भी खड़े हो जाते हैं। अब आर्यांश और आशी जो आमने सामने आ चुके थे। आशी जिसका मुंह तो ऐसे ही लटका हुआ था और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे ये सब कुछ करना नहीं था, लेकिन उसकी ज़िंदगी उसके साथ शायद कोई मजाक कर रही थी। वो तो हमेशा आज़ादी से प्यार करने वाली एक मस्त मौला लड़की थी, मगर आज उसकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर जा रही थी। आशी जो खड़ी तो हो गई थी, मगर उसका ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा था कि वो एक बार भी आर्यांश की तरफ देखे। वहीं आर्यांश की नज़र तो आशी से हट ही नहीं रही थी। सुरभि जी जो आशी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बेटा थाल में से रिंग उठाओ। मगर आशी तो वहाँ से टस से मस नहीं होती और ना ही उसने अपने हाथ उठाए थे रिंग लेने के लिए। वहीं आर्यांश की मॉम निर्मला जी जो आते हुए कहती हैं, आप भी रिंग लीजिए और जल्द से जल्द पहना दीजिए मेरी होने वाली बहू को। आर्यांश थोड़ा देर तो आशी को ऐसे देख रहे थे जैसे वो उसमें गुम से हो गए हों। वो भूल चुके थे कि वो इतने सारे लोगों के सामने हैं। सारे लोग आर्यांश के निगाहों को नोटिस कर पा रहे थे कि आर्यांश की निगाहें जो आशी से हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी तक आर्यांश की नज़र ठीक से आशी के चेहरे पर पड़ी नहीं थी, या यूँ कह लें कि शायद अभी तक उन्होंने आशी को ठीक से ध्यान से देखा नहीं था। उसके चेहरे पर जैसे ही अब आर्यांश की नज़र गई थी, वो कुछ देर तो उसको वैसे ही देखने लगे थे। निर्मला जी के साथ साथ शुभांश जी जो आर्यांश के डैड थे, वो भी आते हुए कहते हैं, क्या बात है आर्यांश जी, आप ठीक तो हैं? मगर आर्यांश किसी की नहीं सुनते। पीछे से वेदांश उनके कंधे पर मारते हुए कहता है, भाई होश में तो हैं आप? अभी तक तो ऐसा लग रहा था जैसे आर्यांश का कान पूरी तरह से सुन्न हो गया है। वेदांश के थोड़ा तेज चिल्लाने पर आर्यांश झटके से वेदांश को देखते हैं और अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरने लगते हैं। और तब जाके उन्हें समझ में आता है कि माहौल में कितनी ज़्यादा गर्माहट आ चुकी है। सभी लोग आर्यांश और आशी को रिंग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए कह रहे थे। वहीं सारे फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर्स जो आशी और आर्यांश को थोड़ा क्लोज आने के लिए कह रहे थे। इतनी सारी आवाज़ में भी न जाने आर्यांश कैसे आशी में गुम हो गए। वो तो एक बार आशी की तरफ देखते हैं और अपनी निगाहें दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, कहाँ है रिंग? आर्यांश की छोटी सिस्टर जो थाल पकड़ी हुई थी, वो अपने भाई की तरफ थाल उठाते हुए कहती है, ये रहा भाई। आपको तब से बोल रहे हो, आप सुन ही नहीं रहे। ये लीजिए और जल्दी से मेरी होने वाली भाभी को रिंग पहनाइए। आर्यांश जो रिंग बॉक्स में से रिंग निकालते हैं और आशी की तरफ उसे बढ़ाने लगते हैं, मगर आशी तो अपना हाथ उठाने को तैयार ही नहीं थी। वो अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेती है। काव्या, मिली, सुरभि जी, साथ ही आशी की मौसी लोग सब उसको बोल रहे थे, बेटा अपना हाथ आगे करो। आशी आशी हाथ आगे करो बेटा। वहीं काव्या जो उसके कान में आकर धीरे से कहती है, हाथ आगे कर ले मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि आर्यांश जी जो तेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ के तुझे रिंग पहना दे। आशी जो उसे घूरते हुए देखती है और कहती है, इतनी हिम्मत नहीं है इनकी जो इतने सारे लोगों के सामने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करेंगे। मुझे नहीं पहनना इनके हाथों रिंग। जैसे उसने इतना बोला था, काव्या जो उसके कमर पर थोड़ा सा पिंच करते हुए कहती है, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? इतने सारे लोगों के बीच में नाटक मत कर। ये तेरा घर नहीं है जो तू कह रही है कि तुझे रिंग नहीं पहनना है। सारे लोग तो आशी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपना हाथ आगे करे ताकि आर्यांश उससे रिंग पहनाए, मगर आर्यांश वो एक शब्द नहीं बोले थे अभी तक। वो थोड़ा सा आशी की तरफ झुकते हैं और हल्का सा स्माइल उसे पास करते हैं और उसके हाथ को ज़बरदस्ती अपने हाथों में थामते हुए उसकी मुट्ठी को खोल देते हैं। उसके रिंग फिंगर में अपने नाम का रिंग पहना देते हैं। आशी जो बार बार हाथ पीछे करने की कोशिश तो कर रही थी, मगर आर्यांश की मजबूती के आगे आशी का जिद नहीं चल पाता और जैसे तैसे करके अब आशी के रिंग फिंगर में आर्यांश के नाम की रिंग पड़ चुकी थी। अब बारी थी आशी की। आशी को सब लोग बोलते हैं, बेटा अंगूठी उठाओ और पहनाओ उन्हें। काव्या जो कहती है, आशी प्लीज़ नौटंकी मत कर यार, जल्दी कर, क्या कर रही है तू? आशी जो अपना सिर नाम में लाते हुए कहती है,
मैं नहीं पहनाऊंगी। इन्होंने ज़बरदस्ती करके मुझे अंगूठी पहना दी। और वो उस अंगूठी को देखने लगती है जो कि अभी अभी आर्यांश ने उसकी उंगली में पहनाई थी। अब सारे माहौल में भी बातें शुरू होने लगी थी कि आखिर आशी आर्यांश को रिंग पहना क्यों नहीं रही है। आर्यांश जो एक बार क्राउड की तरफ देखते हैं तो सारे गेस्ट एकदम से चुप हो जाते हैं। आर्यांश जो सबको साइड करते हुए आशी के दोनों हाथ को अपने हाथों में लेते हैं और उसे हल्का सा अपनी तरफ आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो आशी उनकी तरफ आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, मगर आर्यांश की मजबूत हाथ की पकड़ की वजह से उसे आगे बढ़ना पड़ता है। आर्यांश जो हल्का सा आशी के क्लोज जाते हैं और हल्का सा उसकी तरफ टिल्ट होते हुए कहते हैं, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ना तुम्हारे श्रीकांत ओबेरॉय। उन्होंने जैसे इतना बोला था, आशी का चेहरा तुरंत ही आर्यांश की तरफ घूम जाता है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए आर्यांश को देखने लगती है। आर्यांश के चेहरे पर बहुत ही सॉफ्ट स्माइल थी, जिसे देखकर ऐसा कोई नहीं कह सकता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आशी जो कहती है, क्या मतलब है आपका? आर्यांश जो कहते हैं, मिलना चाहती हूँ ना उनसे। आर्यांश की बात सुनकर के आशी जो कहती है, आपने? आर्यांश एक तिरछा स्माइल पास करते हुए कहते हैं, समझदार हो तुम। अब देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिद किसी की ज़िंदगी के लिए भारी पड़ जाए। और वैसे भी इंडिया में एक्सीडेंट्स तो अक्सर होते ही रहते हैं। अगर किसी बड़े बिल्डर का भी एक्सीडेंट हो जाए तो। उन्होंने जैसे इतना बोला था, आशी गुस्से में अपने हाथ को आर्यांश के हाथ से छुड़ाती है, जो कि कैमरामैन और वहाँ के आए हुए सारे गेस्ट भी नोटिस कर लेते हैं, साथ ही उन लोग की फैमिली वाले भी। निर्मला जी और सुभाष जी को ये थोड़ा अजीब लगा था, मगर आर्यांश उसे देख करके बस स्माइल ही किए जा रहे थे। विदाक्ष भी एकदम से घबरा गया था कि आर्यांश के हाथ को झटकने की हिम्मत आखिर कौन कर सकता है। आशी जो अपने बगल की तरफ देखती है, जहाँ पर काव्या थाल लेकर के खड़ी थी, जिसमें बहुत ही खूबसूरती से सजावट करके रिंग रखा हुआ था। आशी बहुत ही बेरुखी से उस रिंग को डब्बे से निकालती है और आर्यांश के हाथ को थोड़ा जोर से पकड़ती है और उनके फिंगर में वो रिंग पहनाते हुए कहती है, लीजिए, हो गई एंगेजमेंट। अब आप उन्हें छोड़ दीजिएगा, वरना याद रखिए कि प्लानिंग्स मुझे भी करना आता है। उसने ये बहुत ही धीरे बोला था। इस वक्त ना चाहते हुए भी आर्यांश और आशी बहुत ही क्लोज थे। वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर जो लगातार उन दोनों लोग को शूट किए जा रहे थे। जैसे ही आशी ने रिंग पहनाई थी, ऊपर से बहुत सारे फ्लावर्स की शावरिंग होने लगती है और सारे लोग क्लैप करना शुरू कर देते हैं। वहीं गेस्ट में आए दो लोग, जो कि दिखने में लगभग एक 30 साल का और दूसरा 32 से 35 साल का आदमी, जो सामने की तरफ देखते हुए आपस में बात करते हुए कहते हैं, लगता है मिनिस्टर जी की वाइफ कुछ ज़्यादा खुश नहीं है इस शादी से, क्या बोलते हो? अब अगर उनका ही घर का भेदी हमारी तरफ हो जाए तो मिनिस्टर जी की कुर्सी तो हमारी है। और ये बोल करके दोनों आदमी हंसने लगते हैं। वो दोनों के दोनों काफ़ी रॉयल फैमिली से लग रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी रईस घराने से बिलोंग करते हों। जैसे एक का थोड़ा पेट भी निकला हुआ था, मगर दूसरा जो एकदम मॉडल की तरह दिखता था और उसकी नज़र बस आशी पर ही गड़ी हुई थी। वहीं वो लगभग 35 साल का आदमी जो अपने बगल में खड़े लड़की को कहता है, अरे आपकी नज़र कहीं और जा रही है, ज़रा सोच समझ करके कुछ भी कहिए, होने वाली बीवी है वो मिनिस्टर जी की। वो 30 साल का हैंडसम मैन जो आशी की तरफ देखते हुए अपने हाथ में ड्रिंक को हल्का सा हिलाता है और उसका एक सिप लेते हुए आशी को घूरते हुए देखकर कहता है, मैं भी युवान हूँ और जिसे अपनी पार्टी में इन्वॉल्व करने का मन मेरा हो गया तो बस समझ लीजिए कि वो अपनी पार्टी में आ गया। और वो आगे अपने बगल में खड़े उस आदमी से पूछता है, वैसे दीक्षित जी, इस लड़की के बारे में कुछ पता लगाने के लिए बोला था आपको, पता लगाया नहीं? दूसरी तरफ वो आदमी जो कहता है, जी बिल्कुल, आप कहे और हम पता न लगाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? युवान जो कहता है, आखिर ऐसी कौन सी लड़की पैदा हो गई जो आर्यांश को पसंद आ गई, और वो भी इतनी जल्दी इन लोगों ने शादी का भी फैसला ले लिया। युवान जो आगे कहता है, क्या किसी बड़े घराने की बेटी है जिसकी दौलत पर आर्यांश का नज़र है?
दीक्षित जी जो कहते हैं, आर्यांश के पास कौन सी दौलत की कमी है जो किसी और की दौलत पर अपनी नज़र डालेगा। और जहाँ तक इस लड़की के बारे में पता लगा है मैंने, ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, बहुत पैसे वाली तो नहीं है। युवान जैसे ही सुनता है वो हैरानी से दीक्षित की तरफ देखते हुए कहता है, तब इसे कब से लड़कियों में इतना इंटरेस्ट आने लगा जो किसी भी लड़की को उठा करके शादी कर ली। दीक्षित जी जो कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले उस लड़की से नज़र नहीं हट रही थी आपकी, आपको नहीं लगता कि किस लिए शादी हुई है। युवान जो एक एवल स्माइल पास करते हुए आशिक को देखते हुए कहता है, वो आर्यांश रायज़ादा है, खूबसूरती पर मरने वालों में से नहीं है वो। उसका शातिर दिमाग हमेशा कोई ना कोई राजनीति खेलता है, लेकिन इस बार अपोजिशन पार्टी मेरी है और मेरे आगे किसी की चल जाए ये मैं होने नहीं देता। फिर सामने आर्यांश रायज़ादा ही टक्कर में क्यों ना खड़ा हो। बस तुम इसकी बीवी पर थोड़ा नज़र रखो, मैं जानना चाहता हूँ उसके बारे में। अगर उसके बारे में पता चल गया तो आर्यांश रायज़ादा की कमज़ोरी हमारे हाथ लग जाएगी और उसके बाद हमारे आर्यांश रायज़ादा को जिस तरह से जैसे मन चाहे वैसे नचाएंगे और वो हमारे इशारों पर नाचेगा। दीक्षित जी जो अपने बगल में खड़े आदमी को समझाते हुए कहते हैं, देखिए आप थोड़ा सोच समझ करके बात किया करिए, मुझे तो कभी कभी डर लग जाता है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पागलपंती में हमारी लाश यहीं की यहीं दफना दी जाए। युवान जो कहता है, अपोजिशन पार्टी के साथ इस तरह की बेरुखी या बदतमीजी करने की गलती वो कभी नहीं करेगा, और वैसे भी आज तो हम उसके गेस्ट हैं। चलिए मिलकर आते हैं अपने पुराने दोस्त से। आइए जानते हैं आखिर कौन थे ये लोग, आखिर क्या करना चाहते थे वो आर्यांश रायज़ादा के साथ, और क्या थी आशिक की प्लानिंग। क्या सब कुछ अब आर्यांश रायज़ादा के हिसाब से होने वाला है या कोई बाधा फिर से आ जाएगी इन लोग की शादी में। आइए जानते हैं इससे आने वाला एपिसोड में। सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।